स्टडी हिस्ट्री में आपका स्वागत है। प्राचीन भारत के इतिहास में आज हम मौर्योत्तरकालीन भारत पर विदेशी आक्रमण जैसे हिंद यूनानी, पार्थियन, शक और कुषाण आक्रमणों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मौर्योत्तर काल यानी वह समय जब मौर्य शासन का पतन हो चुका था, यानी मौर्य शासन के अंत के बाद का समय मौर्योत्तर काल के नाम से जाना जाता है भारत के इतिहास में। मौर्य शासन के पतन के बाद भारत पर निरंतर विदेशी आक्रमण हुए। भारत की जो उत्तर पश्चिमी सीमा थी उस पर हमेशा संकट बना रहा और एक के बाद एक कई आक्रमण हुए। अब इस काल की जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है? तो कई स्रोतों से इस समय की जानकारी हमें मिलती है, जैसे कुछ बौद्ध ग्रंथ हैं, जातक ग्रंथ, दिव्यावदान, ललित विस्तार, मंजूश्री मूलकल्प, मिलिंद पन्हो, फिर गार्गी संहिता और कालिदास का ग्रंथ है मालविका अग्निमित्र, पातंजलि के महाभाष्य और कुछ अभिलेखों, सिक्कों और पुरातत्व में मिली हुई कुछ वस्तुओं से भी इस समय की जानकारी हमें मिलती है। सबसे पहले हम देखते हैं हिंद यूनानी आक्रमणों के बारे में। तो विदेशी आक्रमणकारियों की श्रृंखला में सबसे पहले बैक्ट्रियन ग्रीक शासकों का नाम आता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इन्हें यवन के नाम से जाना जाता है। इन्हें इंडो बैक्ट्रियन या हिंद यूनानी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू कुश पर्वत और ऑक्सस के बीच में बैक्ट्रिया नाम का एक उपजाऊ प्रदेश था और ये उस समय यूनानी साम्राज्य का हिस्सा था। तो यहाँ पर ग्रीक लोग जो थे वो शासन कर रहे थे, यानी यूनानी जिन्हें ग्रीक या यूनानी या यवन कहा गया है, वो यहाँ पर बैक्ट्रिया में उस समय शासन कर रहे थे। यानी ये सिकंदर के साम्राज्य का हिस्सा था। उसके बाद में सेल्यूकस के साम्राज्य का हिस्सा था। सिकंदर की मृत्यु के बाद हम जानते हैं कि उसका जो सेनापति था सेल्यूकस, वो राजा बना। तो पार्थिया और बैक्ट्रिया नाम के जो प्रांत थे वो यूनानी साम्राज्य का हिस्सा थे। सेल्यूकस की पराजय के बाद लगभग एक शताब्दी तक यूनानियों का भारत पर आक्रमण करने का साहस नहीं हुआ था। देखिए, सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो वो विजय यहाँ से उसको प्राप्त हुई थी, लेकिन बाद में जब सेल्यूकस ने आक्रमण किया तो हम मौर्य साम्राज्य का जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित कर दिया था। तो उसकी पराजय के बाद में लंबे समय तक यूनानियों ने भारत पर आक्रमण नहीं किया और सेल्यूकस के बाद उनके देश की आंतरिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। उसके जो प्रांत थे पार्थिया और बैक्ट्रिया, वो स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे थे और 250 ईसा पूर्व में इन प्रांतों ने विद्रोह कर दिया और स्वतंत्र राज्य बन गए। कहीं भी होता है कि अगर केंद्रीय शक्ति कमज़ोर होती है, पुराने जो राजा राज्य थे वहाँ पर हम देखते हैं कि जब केंद्र में अगर कोई योग्य व्यक्ति नहीं है तो प्रांतों में विद्रोह होने लगता था। वही हुआ और जो पार्थिया और बैक्ट्रिया थे वो स्वतंत्र राज्य बन गए। फिर ये जो बैक्ट्रिया था इस पर डेमेट्रियस यहाँ का राजा बना। डेमेट्रियस बैक्ट्रिया का एक शक्तिशाली शासक था और उसने अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए भारत का अभियान किया। पातंजलि के महाभाष्य, गार्गी संहिता और मालविका अग्निमित्र से इस अभियान की जानकारी मिलती है। सिकंदर के बाद संभवतः यह पहला यूनानी शासक था जिसकी सेना ने भारतीय सीमा में प्रवेश किया था। उसने एक बड़ी सेना के साथ 183 ईसा पूर्व में हिंदू कुश पहाड़ी को पार करके सिंध और पंजाब पे अधिकार कर लिया। डेमेट्रियस के साथ उसका सेनापति मिनांडर और भाई अपोलोडोटस भी था। इस प्रकार डेमेट्रियस ने पश्चिमोत्तर भारत में इंडो यूनानी सत्ता की स्थापना की। पहले सिकंदर ने भारत पे अधिकार किया था और जो सेल्यूकस था वो तो पराजित हो गया था। उसके बाद में सिकंदर के बाद डेमेट्रियस पहला संभवतः यूनानी शासक था जिसने भारत के कुछ हिस्से पे अधिकार किया। और जब इसने यह भारत का अभियान किया उस समय उसका एक सेनापति था मिनांडर, इसका नाम कई जगह मिनांडर भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, और उसका भाई अपोलोडोटस, ये भी साथ में थे। इस प्रकार डेमेट्रियस ने जो उत्तर पश्चिमी भारत था वहाँ पर इंडो यूनानी सत्ता की स्थापना की और इसने साकल को अपनी राजधानी बनाया। साकल वर्तमान का सियालकोट जो पाकिस्तान में है, तो ये उसकी राजधानी थी साकल। और इसने भारतीय राजाओं की उपाधि धारण की और यूनानी और खरोष्ठी लिपि में सिक्के चलाए, यानी जो भारतीय राजा जिस तरह की उपाधि धारण करते थे, महाराजाधिराज वगैरह, उस तरह की इसने भी उपाधि धारण की और यूनानी और खरोष्ठी लिपि में चलाए हुए इसके सिक्के यहाँ से मिलते हैं।
जिस समय डेमेट्रियस भारतीय अभियान में व्यस्त था, उस समय उसके देश बैक्ट्रिया में यूक्रेटाइडिस के नेतृत्व में 167 ईसा पूर्व में विद्रोह हो गया और उसने बैक्ट्रिया पे अधिकार कर लिया। जस्टिन के अनुसार यूक्रेटाइडिस ने भारत अभियान किया और विजय प्राप्त की। तो पहला हिंद यूनानी शासक कौन था? डेमेट्रियस। उसके बाद में दूसरा यूक्रेटाइडिस। तो जो डेमेट्रियस था वो बैक्ट्रिया का राजा था। उसने भारत का अभियान किया, भारत के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार किया। जब वो यहाँ के अभियान में व्यस्त था, उसी समय उसके प्रांत बैक्ट्रिया में विद्रोह हो गया और वह विद्रोह किसने किया? यूक्रेटाइडिस ने। डेमेट्रियस वापस लौटा, लेकिन वो यूक्रेटाइडिस को हरा नहीं पाया और वो उसका साम्राज्य मतलब छोटा हो गया। कुछ हिस्से पर उसका अधिकार था, कुछ पर यूक्रेटाइडिस का। फिर यूक्रेटाइडिस ने भी भारत में अभियान किया और उसने भी कुछ क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। झेलम तक वो बढ़ गया। स्ट्रेबो जो है उन्होंने लिखा है कि यूक्रेटाइडिस ने झेलम तक बढ़ाया था और इसने जो प्रदेशों को जीता, जिन भारतीय प्रदेशों पर विजय प्राप्त की, उसकी राजधानी उसने तक्षशिला को बनाया। डेमेट्रियस ने किसको बनाया था? साकल को, है ना, जो कि वर्तमान का सियालकोट है। और यूक्रेटाइडिस ने अपने क्षेत्रों की राजधानी बनाया तक्षशिला को। और यूक्रेटाइडिस के सिक्के बैक्ट्रिया, सिस्तान, काबुल की घाटी, कपिशा, गांधार में मिले हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आगे चलकर भारतीय यवन साम्राज्य दो कुलों में विभाजित हो गया, एक यूक्रेटाइडिस और दूसरा डेमेट्रियस, यानी दो शाखाएं हो गई भारत में ये जो ग्रीक शासकों की, यूनानी शासकों की। फिर हमें एक प्रसिद्ध शासक का नाम मिलता है मिनेंडर, जिसका शासनकाल का समय मिलता है 160 से 120 ईसा पूर्व। इंडो यूनानी शासकों में मिनेंडर सबसे योग्य और प्रतापी शासक था। यह डेमेट्रियस का दामाद और सेनापति था। हमने पीछे देखा कि डेमेट्रियस के जो भारतीय अभियान के दौरान मिनेंडर भी उसके साथ था। टॉर्न के अनुसार मिनेंडर का जन्म साधारण कुल में हुआ था, किंतु उसकी योग्यता के कारण डेमेट्रियस ने अपनी पुत्री से उसका विवाह किया। डेमेट्रियस और अपोलोडोटस की मृत्यु के बाद भारत के यूनानी साम्राज्य का उत्तरदायित्व मिनेंडर पर आ गया और इस प्रकार वह राजा बन गया। यानी एक साधारण जो पृष्ठभूमि थी उसके परिवार की, वहाँ से वो अपनी योग्यता के दम पर सेनापति बना और डेमेट्रियस ने उसे अपना दामाद बनाया। और जब डेमेट्रियस और उसके भाई अपोलोडोटस की मृत्यु हो गई तो वो उसके साम्राज्य का उत्तराधिकारी बन गया, यानी वहाँ का राजा बन गया। मिनेंडर को बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में मिलिंद कहा गया है। जो भारतीय बौद्ध ग्रंथ है उसमें मिनेंडर का नाम मिलता है मिलिंद। ये जो मिलिंद पन्हो ग्रंथ है, इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिनेंडर के बीच हुए वाद विवाद की कथा है और ऐसा माना जाता है कि इस वाद विवाद के बाद मिनेंडर ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। तो इस पर कई बार प्रश्न बन जाता है, तो ये आप याद रखिएगा कि मिलिंद पन्हो का मिलिंद कौन है? तो वो मिनेंडर है। और इसमें किस बौद्ध भिक्षु के साथ उसके वाद विवाद का वर्णन है? तो नागसेन के साथ उसके वाद विवाद का वर्णन है, जिसमें नागसेन उसको समझा रहा है धर्म के बारे में और ये सब चीज़ें। तो उसके बाद में प्रभावित होकर मिनेंडर ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। फिर कुछ और रचनाएं हैं, उसमें भी ये उल्लेख मिलता है कि मिनेंडर ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। जैसे क्षेमेंद्र की रचना अवदान कल्पलता, इतिहासकार जो तारानाथ है उनका और प्लूटार्क का वर्णन है, उसमें भी पता चलता है। श्याम की अनुश्रुति है। श्याम यानी वर्तमान में जो थाईलैंड देश है उसका प्राचीन नाम था श्याम। तो वहाँ पर जो कथाएं चलती है उससे भी ये पता चलता है कि मिनेंडर ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। मिनेंडर ने भारत में अपनी सीमाओं का तो विस्तार किया ही, साथ ही उसने यहाँ पर प्रशासन का भी स्थायित्व दिया, यानी एक अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था की भी स्थापना की। और मिनेंडर का जो अधिकार है वो स्वात घाटी, हजार जिला और पंजाब में रावी नदी तक था। ये जो स्वात जिला और स्वात घाटी और हजार जिला है ये वर्तमान में पाकिस्तान वाले हिस्से में है। तो यहाँ पंजाब में रावी नदी तक उसका जो राज्य है वो माना जाता है। स्ट्रेबो के अनुसार यूनानियों ने गंगा घाटी और पाटलिपुत्र तक आक्रमण किया। महाभाष्य में वर्णन है कि यूनानियों ने अवध के साकेत, राजस्थान के चित्तौड़ के पास स्थित माध्यमिका पर अधिकार करने का प्रयत्न किया। मतलब एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी मिनेंडर ने भारत में और साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ एक प्रशासन को भी स्थायित्व देने का कार्य किया था। मिनेंडर एक न्यायप्रिय और दार्शनिक शासक था। वह अपनी प्रजा में बहुत लोकप्रिय था।
मिलिंद पन्हों में मेनेंडर की राजधानी साकल का वर्णन है कि साकल बहुत वैभवशाली और संपन्न नगर था, शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मेनेंडर के सिक्के काबुल, दिल्ली, मथुरा तक मिले हैं। पेरिप्लस के अनुसार मेनेंडर के सिक्के भड़ोच के बाजारों में बहुत प्रचलित थे। गुजरात का जो प्रसिद्ध बंदरगाह था भड़ोच, वहां पर भी मेनेंडर के सिक्के चलते थे। मेनेंडर की मृत्यु हुई 147 ईसा पूर्व में और मेनेंडर के उत्तराधिकारी अयोग्य थे और उसके विशाल साम्राज्य को नहीं संभाल पाए। फिर मध्य एशिया में कुछ खानाबदोश कबीले थे, जो सीथियन जाति के कबीले भी थे, जिसमें वो लोग आक्रमण कर रहे थे बैक्ट्रिया पे और वो चीन तक आक्रमण करते थे। लेकिन बाद में चीनी सम्राट जो था शी हुआंगती, उसने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इन आक्रमणों से परेशान होकर एक विशाल दीवार बनवा दी। चीन की जो विशाल दीवार है उसका निर्माण तभी हुआ था 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। वो ये जो खानाबदोश कबीले थे, इनके आक्रमणों से बचने के लिए ही वहाँ के राजा ने उस विशाल दीवार का निर्माण करवाया था। तो अब जो ये कबीले थे जैसे सीथियन और ये जो जातियाँ थी, ये चीन की तरफ आक्रमण नहीं कर पा रहे थे क्योंकि दीवार बनवा दी राजा ने। तो उनके लिए इधर जो बैक्ट्रिया वाला क्षेत्र खुला था आक्रमण के लिए, तो इन्होंने जो एक ग्रीक साम्राज्य था बैक्ट्रिया का, इधर आक्रमण करना शुरू किया और यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते वो भारत तक पहुँचे। तो भारत का जो इंडो ग्रीक भाग था उस पर इन्होंने आगे चलकर अधिकार कर लिया और ये सीथियन जाति ही आगे चलकर भारतीय ग्रंथों में शक के नाम से प्रसिद्ध हुई। इन्हें ही शक कहा गया। तो ये खानाबदोश कबीले थे, ये जो जातियाँ थी सीथियन, उन्होंने इंडो बैक्ट्रियन साम्राज्य को भारत में अंत किया और शकों की विजय के बाद में 30 ईसा पूर्व में इस वंश का पतन हो गया। तो ये सीथियन जाति ही क्या कहलाई? शक कहलाई। अब हम देखते हैं प्राचीन भारतीय संस्कृति पर यूनानी जो ये यहाँ पर शासन रहा उसका क्या प्रभाव पड़ा। कई बार इस पर प्रश्न बन जाता है दीर्घ उत्तरीय। तो हिंद यूनानी शासकों ने भारत के कुछ प्रदेशों पर करीब करीब 150 वर्षों तक शासन किया और उससे भारत की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। इतने लंबे समय तक उन्होंने यहाँ पर शासन किया। तो सबसे पहले हम देखते हैं जिन जिन क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा, जैसे कि चिकित्सा शास्त्र पर प्रभाव। कुछ विद्वानों का विचार है कि भारतीय चिकित्सा शास्त्र को यूनानियों ने प्रभावित किया। जैसे शरीर के रस, ज्वर और चिकित्सक जो गोपनीयता की शपथ लेते हैं, उसके विषय में भारतीय और यूनानी दोनों पद्धतियां समान है। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि जो शल्य चिकित्सा है वो भी भारतीयों ने यूनानियों से ही सीखी थी। यूनानियों ने भी भारत से अनेक जड़ी बूटियों का प्रयोग करना सीखा था। तो चिकित्सा शास्त्र पे हमें यूनान का प्रभाव दिखाई देता है। दूसरा है ज्योतिष पर प्रभाव। यूनानी भारतीय संपर्क का सबसे अधिक प्रभाव ज्योतिष शास्त्र पर पड़ा। तो ऐसा माना जाता है कि जो भारतीय गणित है और भारतीय ज्योतिष शास्त्र है उस पर यूनानी प्रभाव हुआ था। गार्गी संहिता में भी कहा गया है कि यद्यपि यवन म्लेच्छ है परंतु ज्योतिष के ज्ञाता होने के कारण ऋषियों के समान पूज्य है। देखिए, यूनानियों को भारत में शुरुआत में कोई सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था, उन्हें म्लेच्छ कहकर पुकारा जाता था। मतलब ये एक तरह से तिरस्कार पूर्ण शब्द था म्लेच्छ। तो गार्गी के उसमें मिलता है कि ये म्लेच्छ है लेकिन ज्योतिष के ज्ञाता है। तो भारतीय ज्योतिष पर हमें प्रभाव देखने को भी मिलता है। जैसे जन्मपत्री के लिए भारत में कुछ शब्द प्रयुक्त होते हैं, जैसे हीरा चक्र, या भारत में जो राशियां प्रचलित है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के 5 सिद्धांत हैं, उनमें से 2 सिद्धांत रोमक और पोलिश ये यूनानियों से लिए गए हैं। टॉर्न के अनुसार भारतीयों ने यूनानियों से निश्चित तिथि से काल गणना, संवत का प्रयोग करना, सप्ताह के 7 दिनों का विभाजन और विभिन्न ग्रहों का नाम, ये सब यूनानियों से सीखा। तो भारत में जो गणना क्रम है, तिथि का ज्ञान है, वो हमको यूनानियों से मिला और इस पर यूनानियों का प्रभाव देखने को मिलता है गणित पर और ज्योतिष पर। फिर एक प्रभाव मिलता है मुद्रा पर प्रभाव। भारतीय मुद्रा यानी जो सिक्के बनते थे उस पर भी यूनानियों का प्रभाव दिखाई देता है। यूनानियों के संपर्क में आने से पहले भारत में छोटे छोटे तांबे और मिश्रित चांदी के पंचमार्क और आहत सिक्के चलते थे। ये जो मिश्रित चांदी के सिक्के ना, इन्हें आहत सिक्के भी कहा जाता है। तो इन पर वृषभ, चक्र, चैत्य आदि के चित्र होते थे। इनका आकार भी अनियमित होता था, यानी निश्चित आकार नहीं होता था। और यूनानी
बहुत अच्छे सिक्के बनाते थे, तो उनके प्रभाव के कारण भारतीय मुद्रा भी सुडोल, लेख युक्त और कलात्मक होने लगी। यूनानियों ने यहाँ पर भी जो सिक्के चलाए उसमें एक और राजा की आकृति होती थी और दूसरी ओर किसी देवता की मूर्ति का चिन्ह बना होता था। तो सबसे पहले सिक्कों पर जो लेख उत्कीर्ण करवाना, सोने के सिक्के जारी करना, ये सब भी यूनानियों ने किया। यूनानी जो सिक्के थे उसका नाम था द्रख्म, और द्रख्म से ही अपभ्रंश होकर द्रह्म बना और बाद में मूल्य के अर्थ के लिए दाम प्रयोग होने लगा। तो जो ये दाम हम प्रयोग करते हैं ना, ये यूनानी शब्द द्रख्म से ही बना था। तो मुद्रा पर भी हमें प्रभाव दिखाई देता है। फिर व्यापार पर भी प्रभाव पड़ा। सभ्यताओं के संपर्क से भारतीय व्यापार को बहुत लाभ हुआ। कई नए व्यापारिक मार्ग खुल गए, भारत से बहुत सा सामान निर्यात होने लगा, लिखने की सामग्री यूनान से आयात की जाती थी। ऐसे ही हमें धर्म और दर्शन पर भी प्रभाव दिखाई देता है। एक तरफ जब भारतीयों ने कला, विज्ञान, मुद्रा, ज्योतिष आदि क्षेत्रों में यूनानियों से प्रेरणा ली, तो यूनानी लोगों से ने भारतीय धर्म से बहुत कुछ सीखा। देखिए, भारतीय धर्म और दर्शन तो बहुत प्रसिद्ध हुआ दुनिया भर में। भारत एक ज्ञान का केंद्र बनकर उभरा था प्राचीन भारत में ही। तो भारत के जो धर्म और दर्शन का प्रभाव यूनानियों पर पड़ा। भारत में बसने वाले जो यूनानी थे और जो यूनानी राजा थे, उन्होंने भारतीय धर्मों को अपनाया। जैसे कि मिनेंडर ने नागसेन से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने भी भागवत धर्म को ग्रहण किया। भागवत धर्म यानी वैष्णव धर्म। और बेसनगर विदिशा में गरुड़ ध्वज की स्थापना की। दर्शन के क्षेत्र में भी भारतीयों ने यूनानियों को प्रभावित किया। फिर हम देखते हैं अगला, कला पर प्रभाव। भारतीय कला पर भी कुछ यूनानी प्रभाव पड़ा। भारतीय वास्तुकला पे तो विशेष प्रभाव नहीं हुआ, यानी जो भवन निर्माण कला थी उस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन मूर्ति कला पर हमें यूनानी प्रभाव दिखाई देता है। और इसी का परिणाम था कि यहाँ पर गांधार कला का विकास हुआ। और जो इसी कारण जो गांधार कला को क्या कहते हैं, इंडो ग्रीक कला या हिंद यूनानी कला, क्योंकि इस कला में जो मूर्तियाँ बनी है उस पर यूनानी प्रभाव हमें दिखाई देता है। फिर साहित्य पर प्रभाव। जो भारतीय और यूनानी थे उन्होंने भाषा के बहुत से शब्दों का आदान प्रदान हुआ। जैसे भारतीयों ने कलम, हीरा, कोण, केंद्र, पुस्तक, सुरंग, ये जो शब्द हैं यूनानियों से ग्रहण किए। वहीं यूनानियों ने शर्करा, वैदू या पिप्पसी ये शब्द सीखे। जो संत क्रिस्तोम हैं उन्होंने लिखा था कि भारतीय होमर के काव्य को गाते हैं। होमर बहुत प्रसिद्ध प्राचीन यूनानी लेखक थे और उनके जो महाकाव्य उन्होंने लिखे हैं, तो इनका कहना था क्रिस्तोम का कि भारतीयों ने उसका अनुवाद किया अपनी यहाँ की भाषा में और वो उसको गाते हैं। और भारतीय साहित्य पर भी यूनानी प्रभाव हमें दिखाई देता है। जैसे कि भगवत शरण उपाध्याय ने भी लिखा है कि इलियड और जो वहाँ का होमर का महाकाव्य है इलियड और रामायण जो है भारत की, उसके सार तत्व में हमें समानताएं दिखाई देती है। तो ये कहते हैं कि भले ये सतही भी हो, लेकिन इनमें आपस में कुछ न कुछ आदान प्रदान जरूर हुआ है भाषा के स्तर पर भी। और कुछ इतिहासकारों का कहना है कि जो भारतीय महाकाव्य हैं वो यूनानी महाकाव्यों से प्रभावित हैं, लेकिन वहीं दूसरे कुछ विद्वान हैं जो ऐसा नहीं मानते हैं। कुछ विद्वानों का विचार है कि भारतीय नाट्य साहित्य पे भी यूनानी प्रभाव पड़ा है। जैसे भारतीय नाटकों में जो विदूषक रहते हैं वो भी यूनानी नाटकों से ही आए हैं। फिर यवनिका जो पर्दा खींचते हैं यूनानी नाटकों में, वो भी यूनान से ही लिया गया है। और ये पटाक्षेप जो शब्द है उसका ही यूनानी शब्द है यवनिका। इसके अलावा कुछ तर्क ये भी है कि भास जो हमारे यहाँ के प्रसिद्ध लेखक रहे हैं, उनका एक नाटक है प्रतिज्ञा योगंध रायण। उसमें कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जो यूनानी नाटकों से ली गई है। होमर का ही नाटक है, उससे ली गई है। कुछ विद्वान जैसे GN बनर्जी है, उनका ये भी मानना है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सब भारतीय नाटक उनसे बहुत प्रभावित रहे हैं या बिल्कुल एक जैसे हैं। काफ़ी अंतर भी हमें देखने को मिलता है। तो भारतीय नाटक साहित्य पे यूनानियों का प्रभाव स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दोनों की मूल भावना एक दूसरे से अलग है। तो हमें साहित्य पर प्रभाव को लेकर जो नाटक और महाकाव्यों पे प्रभाव को लेकर अलग अलग विचार मिलते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये यूनानियों से प्रभावित है, कुछ का मानना है कि नहीं है। लेकिन भाषा में ज़रूर हमें शब्द मिलते हैं। जो अभी हम हिंदी भी बोल रहे हैं उसमें बहुत सी भाषाओं के हमको शब्द मिलते हैं, वैसे ही उनकी भाषा में भी हमारे यहाँ के
कुछ शब्द मिलते हैं। तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि यूनानियों के भारत में संपर्क आने और 150 वर्षों के शासन में दोनों ही संस्कृतियों पर एक दूसरे का कुछ प्रभाव पड़ा और वे एक दूसरे से लाभान्वित हुई। भारत दीर्घ काल तक यूनानियों के संपर्क में रहा, लेकिन ऐसा कोई विशेष प्रभाव नहीं हमें देखने को मिलता है। इसका कारण ये भी था कि यूनानियों ने भारत का केवल जो उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र था उसी पर अधिकार किया था, उससे आगे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े थे ये, तो इसलिए उनका प्रभाव सीमित रहा। और ये जो अभी हमने प्रभाव देखा है भारतीय संस्कृति पर यूनानी प्रभाव, ये मौर्योत्तर काल नहीं, पहले से सिकंदर के आक्रमण के समय से ये प्रभाव हमें दिखाई देने लगे थे, क्योंकि सिकंदर ने जब भारत पे आक्रमण किया तब भी सांस्कृतिक प्रभाव हुए, जैसे ज्योतिष पर, चिकित्सा शास्त्र पर, ये प्रभाव हमें तब से दिखाई देते हैं। तो अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आप सिकंदर के दौर से जो मौर्योत्तर काल में यूनानी आक्रमण, वहाँ तक पूरा ये उसमें आप शामिल कर सकते हैं उसके उत्तर में, कि संपूर्ण जो यूनानी प्रभाव है उसमें ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। अब हम दूसरे आक्रमणकारी देखते हैं जो भारत पर विदेशी जिन्होंने आक्रमण किया, पार्थियन या पहलव। पार्थियन जो शासक है उनके बारे में कम साक्ष्य मिलते हैं और साक्ष्यों के अभाव में पार्थियन शासकों के बारे में बहुत कम जानकारी मिल सकी है। इन्हें भारतीय ग्रंथों में पहलव या पल्लव कहा गया है। पहलवों और शकों का इतिहास आपस में इतना घुला मिला हुआ है कि निश्चित कर पाना मुश्किल हो जाता है कि कौन इसमें शक शासक है और कौन पहलव शासक है। पुराणों में भी शकों और पहलवों का नाम साथ साथ आता है। इसका कारण यह है कि शक पार्थिया होकर भारत में प्रविष्ट हुए थे और पहलव मूलतः पार्थिया के निवासी थे। पार्थिया माने कौन सा क्षेत्र? जो इराक ईरान वाला क्षेत्र है, वो प्राचीन काल में वो पार्थिया कहलाता था, ईरान वाला मुख्यतः। तो सिस्तान, कंधार और काबुल में मिले हुए सिक्के इस बात की पुष्टि करते हैं कि पार्थियन लोगों का अधिकार इन क्षेत्रों पर भी था। कुछ रोमन और चीनी साहित्य से भी हमें इस बात के संकेत मिलते हैं। तो पार्थियनों ने भारत पर अधिकार किया, लेकिन उनके इतिहास के बारे में एकदम पुख्ता जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं है और कई बार शक और पहलव शासकों के नामों में भी बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा ये शक है या पहलव है। तो ज़्यादा प्रश्न भी परीक्षाओं में पार्थियन से नहीं पूछे जाते हैं, तो कुछ एक तथ्य हैं वो आप याद रख लीजिएगा। तो सबसे पहले हमें एक नाम मिलता है मिथ्रेडेट्स, जो 171 से 130 ईसा पूर्व तक जिसका शासन मिलता है। पहलव शक्ति का वास्तविक संस्थापक था मिथ्रेडेट्स। इसने भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश पे आक्रमण किया और बैक्ट्रियन सेना को हराकर सिंधु और झेलम के बीच का जो प्रदेश था उसको जीत लिया था। तो पहला हमें नाम मिलता है मिथ्रेडेट्स। फिर एक प्रसिद्ध शासक का नाम मिलता है गोंदोफर्निस। इसको लेकर कई बार प्रश्न आ जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। 20 से लेकर 41 ईस्वी तक का समय हमें था गोंदोफर्निस का। पार्थियन शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक था गोंदोफर्निस। खरोष्ठी लिपि में लिखे गए पेशावर के यूसुफजाई प्रदेश में मिले अभिलेख तख्ते बही में से गुदनहर और फारसी भाषा में उसका नाम विंदफर्ण मिलता है। तो एक तो इस पर यह प्रश्न बन सकता है कि जो तख्ते बही अभिलेख है वो किस शासक का वर्णन है मिलता है उसमें, तो पार्थियन शासक गोंदोफर्निस का वर्णन है। और कहाँ मिला है? ये पेशावर में। पेशावर कहाँ है? पाकिस्तान में है वर्तमान में। तख्ते बही अभिलेख से गोंदोफर्निस का पेशावर पर अधिकार सिद्ध होता है। पंजाब और सिंध पर इसने अपना प्रभुत्व स्थापित किया था और इसने करीब 22 वर्षों तक शासन किया। फिर गोंदोफर्निस के शासनकाल में ही प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस कब भारत आया था, तो गोंदोफर्निस के शासनकाल में आया था। सेंट थॉमस जो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में जब आया तो मद्रास के पास में म्यालपुर नामक स्थान पर उसकी हत्या कर दी गई थी। पार्थियन राजाओं के सिक्कों पर धार्मिक उपाधि मिलती है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ये भी भारतीय संस्कृति से पूरी तरह प्रभावित थे। गोंदोफर्निस की मृत्यु के बाद पार्थियन राज्य की शक्ति घटती चली गई और यूची जाति के कबीलों ने पार्थियन सत्ता को तहस नहस कर दिया। परंतु ऐसा लगता है कि पश्चिमी भारत में द्वितीय शताब्दी ईस्वी तक पहलवों की सत्ता किसी न किसी रूप में बनी रही, क्योंकि नासिक गुहा लेख में सातवाहन नरेश गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा किसी पहलव राजा को परास्त करने का उल्लेख है। जब हमने ये पढ़ा था सातवाहन शासक वंश के बारे में, तो ये देखा था कि
गौतमीपुत्र सातकर्णी ने एक पहलव राजा को पराजित किया है। तो चूंकि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान था सातवाहन गौतमीपुत्र सातकर्णी का शासन, तो ये पता चलता है कि किसी न किसी रूप में भले ही छोटा राज्य रहा होगा, पहलवों की सत्ता भारत में मौजूद थी। और शक महाक्षत्रप रुद्रदामन के अधीनता में भी एक पहलव सौराष्ट्र में शासन करता था जिसका नाम था सुविशाख। तो पहलव का उल्लेख हमें दूसरी शताब्दी ईस्वी तक भी मिलता रहता है। वैसे अगर राज्य की बात करें तो गोंदो फर्नीस की मृत्यु के बाद में पार्थियन राज्य की शक्ति घट गई थी, लेकिन कहीं उनका उल्लेख मिलता है, यानी वो सत्ता में किसी न किसी तरह से बने हुए थे। तो गोंदो फर्नीस को लेकर दो चीज़ें याद रखिएगा, एक तो तख्ते बही अभिलेख जो कि पेशावर से मिला है, वर्तमान में पाकिस्तान में है, और प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस ये भारत आया था पल्लव शासक गोंदो फर्नीस के समय में। अब हम देखते हैं शक क्षत्रप। ये भी जो विदेशी थे शक, और मध्य एशिया में सरदारिया नामक स्थान पर शकों का मूल निवास स्थान था। और इन ग्रंथों से पता चलता है कि यहाँ पे जो ग्रंथ है इस समय के, उससे कि मंगोलिया के समीप रह रही यूची जाति के कबीलों द्वारा शकों पर आक्रमण करके पराजित की। जो चीनी ग्रंथ है जनरली, उनसे हमें पता चलता है कि मंगोलिया के समीप रह रही यूची जाति के कबीलों ने शकों पे आक्रमण किया था, और शक फिर वहाँ से भागते हुए बैक्ट्रिया और पार्थिया पे आक्रमण करते हुए भारत पहुँचे। तो इनका मूल स्थान था सरदारिया नामक स्थान। और चीनी ग्रंथों से हमें पता चलता है कि मंगोलिया के पास में यूची नाम की जाति रह रही थी जिन्होंने शकों पे आक्रमण किया। चूँकि शक वहाँ से भागे और बैक्ट्रिया और पार्थिया पे आक्रमण करते हुए वो भारत पहुँचे। अब इसके बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है, तो जैसे कि हमने देखा चीनी ग्रंथों से, शी की सिनहांशु और ईरानी शासक डेरियस प्रथम के नक्शी रुस्तम अभिलेख से मिलती है। ईरान का एक प्रसिद्ध शासक हुआ है डेरियस प्रथम, या जिसे दारा प्रथम का नाम भी मिलता है उसका एक अभिलेख है नक्शी रुस्तम का अभिलेख, उससे भी हमें जानकारी मिलती है। साथ ही कुछ लेख और सिक्कों से भी हमें जानकारी मिलती है। भारतीय साहित्य में शकों के प्रदेश को शक द्वीप या शक स्थान कहा गया है। भारतीय साहित्य पुराण, रामायण, महाभारत, महाभाष्य और जैन ग्रंथों से भी हमें शकों के बारे में जानकारी मिलती है। भारत का जो पश्चिमोत्तर प्रांत था उसमें जो शक थे उन्होंने अपने आप को क्षत्रप कहा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि क्षत्रप किन राजाओं ने अपने आप को कहा था। तो शक जो शासक थे वो अपने आप को कहते थे क्षत्रप। क्षत्रप शब्द पुराने ईरानी शब्द शत्र भावन से बना है। ये चूंकि थे भी वहीं के मध्य एशिया ईरान वाले क्षेत्र से थे, तो ईरानी शब्द से ही ये क्षत्रप शब्द भी बना है। इसका अर्थ होता है प्रांत का शासक। शकों का साम्राज्य भारत में अनेक प्रांतों में विभाजित था, और जहाँ पे भी ये क्षत्रप शासन करते थे वहाँ दो क्षत्रप होते थे, एक महाक्षत्रप और दूसरा क्षत्रप। मतलब एक तो मेन राजा हो गया, मुख्य राजा जो है वो कहलाता था महाक्षत्रप, और उसका पुत्र यानी समझ लीजिए युवराज हो गया, जो राजकुमार है वो कहलाता था क्षत्रप। तो एक होता था महाक्षत्रप और उसका जो पुत्र था वो होता था क्षत्रप। भारतीय शकों की दो शाखाएं भारत में शासन कर रही थी, उत्तरी क्षत्रप और पश्चिमी क्षत्रप। उत्तरी क्षत्रप के अंतर्गत थे तक्षशिला के क्षत्रप और मथुरा के क्षत्रप, और पश्चिमी क्षत्रप थे महाराष्ट्र या नासिक के क्षत्रप और उज्जैनी के क्षत्रप। तो जो शक थे यहाँ पर भारत में अलग अलग प्रांतों में शासन कर रहे थे, इसलिए ये अलग अलग नामों से भी, जैसे उत्तरी क्षत्रप, पश्चिमी क्षत्रप के नाम से जाने जाते हैं। और उत्तर में भी दो शाखाएं थी, तक्षशिला और मथुरा, पश्चिमी में महाराष्ट्र और उज्जैनी के क्षत्रप। अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तक्षशिला के क्षत्रप। तक्षशिला के प्रथम क्षत्रप शासक के रूप में मोग या मोएज का नाम मिलता है। 80 ईसा पूर्व का समय मिलता है इसका, मोग या मोएज। इसने गांधार में प्रथम शक राज्य की स्थापना की, और इसके समय जो सिक्के मिले हैं उससे पता चलता है कि इसके साम्राज्य का विस्तार पुष्कलावती, कपिशा और पूर्वी मथुरा तक था। फिर इसके बाद में कुछ और राजाओं का उल्लेख मिलता है, जैसे एजिलिसेज। तो जो पहला शासक का नाम कौन सा मिलता है, मोग या मोएज, और इसके सिक्के मिलते हैं और इसके साम्राज्य का उससे हमें पता चलता है। ज़्यादा जानकारी नहीं है इसके बारे में, और ज़्यादा एग्ज़ाम में आता भी नहीं है बहुत ज़्यादा। अब हम देखते हैं मथुरा के क्षत्रप। मथुरा के क्षत्रप वंश के बारे में विस्तृत जानकारी का अभाव है, यहाँ से भी हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है।
मथुरा के प्राचीनतम क्षत्रप थे हगान और हगामस। उसके बाद में राजूबुल क्षत्रप बना और मथुरा में ही एक अभिलेख मिला है, सिंह शीर्ष स्तंभ अभिलेख। उससे हमें राजूबुल या राजूवुल के शक शासक होने की जानकारी मिलती है। ये जो नाम है राजूबुल या राजूवुल, उसी अभिलेख से पता चलता है। कहाँ मिला है वो? उत्तर प्रदेश के मथुरा में सिंह शीर्ष स्तंभ अभिलेख किसका है? शक राजा राजूबुल का। राजूबुल जब महाक्षत्रप था तब उसका कोई पुत्र था सोडास, उसका भी नाम मिलता है और वो क्षत्रप था उस समय। राजूबुल की मृत्यु के बाद में सोडास महाक्षत्रप बना। सोडास के बाद में मथुरा के क्षत्रप शासकों के बारे में कोई जानकारी ज़्यादा नहीं मिलती है। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, उसका पुत्र था सोडास, है ना, ये यहाँ पर गलती हो गई है, तो आप याद रखिएगा राजूबुल और उसका पुत्र सोडास। फिर हम देखते हैं महाराष्ट्र के क्षत्रप। महाराष्ट्र में शकों के एक प्रसिद्ध राजवंश ने शासन किया जिसे कहते हैं शहरात वंश। यानी ये थे शक, लेकिन जैसे अलग अलग शाखाएं हैं वैसे उनके वंशों के नाम भी अलग थे। तो महाराष्ट्र में शकों का जो राजवंश था उसका नाम था शहरात वंश, ये याद रखिएगा, अभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। फिर इस वंश का प्रथम जो शासक का नाम मिलता है भूमक। शहरात वंश का प्रथम शासक भूमक था। गुजरात, काठियावाड़, मालवा और राजपूताना से जो सिक्के मिले हैं उससे हमें भूमक के बारे में जानकारी मिलती है और उसका अधिकार सौराष्ट्र पर था। दूसरा प्रसिद्ध नाम हमें मिलता है नहपान और ये शहरात वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक नहपान था। भूमक और नहपान के बीच में क्या संबंध है ये ठीक से ज्ञात नहीं है। इसका शासनकाल संभवतः 119 से 124 ईस्वी तक था और इसने अपनी मुद्राओं पर राजन की उपाधि धारण की थी। इसका नहपान का जो साम्राज्य है उत्तर में अजमेर और राजपूताना तक विस्तृत था। इसके अंतर्गत काठियावाड़, दक्षिणी गुजरात, पश्चिमी मालवा, उत्तरी कोंकण, नासिक, पूना सम्मिलित है। नहपान के समय भड़ोज बंदरगाह द्वारा उज्जैन और प्रतिष्ठान से लाए गए व्यापारिक सामानों को पश्चिमी देशों को भेजा जाता था। भड़ोज गुजरात का प्रसिद्ध बंदरगाह, वहाँ पर उज्जैन और प्रतिष्ठान से व्यापारिक सामान आता था। प्रतिष्ठान यानी पैठन महाराष्ट्र का, वहाँ से जो सामान आता था वो पश्चिमी देशों को भेजा जाता था। नहपान की कुछ मुद्राओं पर गौतमीपुत्र शातकर्णी का नाम उत्कीर्ण मिलता है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि गौतमीपुत्र ने नहपान को पराजित किया था और नहपान के उत्तराधिकारियों के बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो जब हमने सातवाहन राजाओं को पढ़ा था तब हम ये चीज़ देख चुके हैं कि नहपान के कुछ सिक्के मिले हैं जिस पर गौतमीपुत्र शातकर्णी है और उनके हाथ में तलवार है और नहपान ऐसे सर झुका के बैठा है, तो उससे ये अंदाज़ा लगता है कि शायद गौतमीपुत्र शातकर्णी ने नहपान को पराजित किया था। अब हम देखते हैं उज्जैनी के क्षत्रप। उज्जैनी में कार्दमक वंश के शक क्षत्रप चष्टन ने शासन किया। जैसे महाराष्ट्र में शहरात वंश था वैसे ही यहाँ पर था कार्दमक वंश, या इसको चष्टन वंश भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि चष्टन पहला राजा था तो उसके नाम से भी इसको जाना जाता है। इस वंश ने संभवतः 130 से 388 ईस्वी तक शासन किया था। चष्टन ने अपने अभिलेखों में शक संवत का प्रयोग किया है और अंधों के अभिलेख, अंधों का एक अभिलेख है जो कच्छ खाड़ी में मिला है, उससे पता चलता है कि 130 ईस्वी में चष्टन अपने पौत्र रुद्रदामन के साथ मिलकर शासन कर रहा था। तो उज्जैनी में कार्दमक वंश या चष्टन वंश, दोनों आप नाम लिख सकते हैं, उस का शासन था और पहला शासक कौन था? चष्टन, और उसका पोता था रुद्रदामन और ये चष्टन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ रुद्रदामन। इसको लेकर ही कई बार परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। रुद्रदामन कार्दमक या चष्टन वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसका शासनकाल 130 से 150 ईस्वी का माना जाता है। रुद्रदामन के बारे में विस्तृत जानकारी हमें मिलती है जूनागढ़ गिरनार का जो अभिलेख है, जो कि शक संवत 72, या जिसको अगर हम ईस्वी के हिसाब से देखें तो 150 ईस्वी का जो ये अभिलेख है जूनागढ़ का अभिलेख, उससे हमें रुद्रदामन के बारे में जानकारी मिलती है। इसको लेकर भी प्रश्न बनता है कि जूनागढ़ अभिलेख किस राजा का है या रुद्रदामन का अभिलेख कौन सा था, तो याद रखिएगा। रुद्रदामन बहुत शक्तिशाली शासक था। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से उसकी विजयों का उल्लेख मिलता है। इसमें वर्णन मिलता है कि रुद्रदामन ने सातवाहन नरेश दक्षिणापत स्वामी शातकर्णी को 2 बार पराजित किया और उसे अपना दामाद बना लिया।
इसको लेकर इतिहासकारों में विवाद है कि ये जो सातवाहन राजा कौन सा था। कुछ कहते हैं कि वशिष्ठिपुत्र पुलुवामी था, कुछ कहते हैं कि नहीं कोई दूसरा राजा था। तो ये क्लियर नहीं है कि किसको हराया था, पर इसने सातवाहन किसी राजा को पराजित किया था और बाद में उससे अपनी बेटी की शादी की थी। तो रुद्रदामन ने किस सातवाहन शासक को पराजित किया, इसको लेकर तो मतभेद है। और इस अभिलेख में उसके साम्राज्य के पूर्वी और पश्चिमी मालवा और द्वारका के आसपास का क्षेत्र, सौराष्ट्र, कच्छ, सिंधु नदी का मुहाना, उत्तरी कोंकण आदि तक विस्तृत होने का उल्लेख है। यानी एक बड़ा साम्राज्य रुद्रदामन ने स्थापित किया था। रुद्रदामन के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना है सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाना। देखिए, सुदर्शन झील हम पढ़ चुके हैं पहले भी। मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का जो एक प्रांतीय गवर्नर था पुष्यमित्र, उसने निर्माण करवाया था। फिर अशोक का भी एक प्रांतीय गवर्नर था यवन तुषास, उसने इसका वो करवाया था पुनर्निर्माण। और बाद में रुद्रदामन ने भी, जब उसका बांध एक टूट गया, तो उसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया और इसको पहले से 3 गुना मजबूत बनवाया और इसका सारा व्यय स्वयं उठाया था। मतलब इसके लिए प्रजा पे कोई टैक्स, कोई कर नहीं लगाया था। तो ये भी, इस पर भी प्रश्न बन जाता है, इसलिए याद रखिएगा। रुद्रदामन कुशल राजनीतिज्ञ, प्रजापालक और संगीत और तर्कशास्त्र का विद्वान शासक था और इसके समय में संस्कृत साहित्य का विकास हुआ। रुद्रदामन की मृत्यु के बाद में चष्टन वंश लगभग 200 वर्षों तक शासन करता रहा। इसके उत्तराधिकारी दुर्बल और अयोग्य थे और अंत में गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस वंश के शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित करके उसकी हत्या कर दी और शक राज्य इस तरह से गुप्त साम्राज्य में विलीन हो गया। तो ये हमने देखा शक राजाओं के बारे में। तो रुद्रदामन का इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूर याद रखिएगा, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है। अब हम देखते हैं कुषाण वंश, जो विदेशी आक्रमणकारियों की श्रृंखला में अंतिम वंश है मौर्योत्तर काल में। कुषाण वंश मौर्योत्तरकालीन भारत का पहला ऐसा साम्राज्य था जिसका प्रभाव सुदूर मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक विस्तृत था। यह साम्राज्य अपने उत्कर्ष के समय में तत्कालीन विश्व के 3 बड़े साम्राज्य रोम, पार्थिया और चीन के समकक्ष था। मतलब कुषाणों ने एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी जो कि उस समय के रोम, पार्थिया और चीन के जो बड़े बड़े साम्राज्य थे उनके बराबर था। कुषाण राजवंश के विषय में जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण है चीनी स्रोत। चीन के जो ग्रंथ हैं उससे हमें यूची कबीले का चीन से भारत की ओर प्रस्थान का उल्लेख मिलता है। इनमें हिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट हान डायनेस्टी नाम की एक पुस्तक है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा नागार्जुन के माध्यमिक सूत्र, अश्वघोष का बुद्ध चरित और चीनी यात्री व्हेनसोंग, इसने भी कुषाण वंश और कनिष्क जो एक प्रसिद्ध राजा रहा है कुषाण वंश का, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब प्रश्न है कि कुषाण कौन थे। तो आधुनिक विद्वानों के मत के अनुसार कुषाण पश्चिमी चीन के गोबी प्रदेश में रहने वाली यूची जाति से संबंधित थे। यूची एक जाति थी जो कि पश्चिमी चीन के गोबी प्रदेश में रहती थी। उसकी 5 शाखाएं थी और उनमें से ही एक शाखा थी कोई चाओआंग, और ये कोई चाओआंग जो थे ना, यही आगे चलकर कुषाण कहलाए। ये यानी इन्होंने क्या करा था, ये शक्तिशाली थे तो जो बाकी की 4 शाखाएं थी उन पर अधिकार कर लिया। यूची जाति की टोटल 5 शाखाएं थी, तो इनमें से एक शाखा थी कोई चाओआंग, उसने 4 शाखाओं पर अधिकार कर लिया और उनके जो राज्य थे उनको भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसलिए फिर यूची के स्थान पर कुषाण शब्द का ही प्रयोग होने लगा। तो यही जो कोई चाओआंग थे ये आगे चलकर क्या कहलाए, कुषाण। और पूरे यूची जाति के लिए ही क्या शब्द प्रयोग किया जाने लगा, कुषाण शब्द। तो यानी कुषाण कहाँ से आए थे, पश्चिमी चीन से आए थे। इसमें हमें पहला जो प्रसिद्ध राजा का नाम मिलता है वो है कुजुल कटफिसेस। कुषाणों का प्रथम मुख्य शासक था कुजुल कैटफिसेस, जिसने कैटफिसेस प्रथम भी कहा जाता है। इसने यूची की विभिन्न शाखाओं पर विजय प्राप्त की और कुषाणों को शक्तिशाली बनाया। इसने भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करके काबुल और कश्मीर पर अधिकार किया और यहाँ इसके चलाए तांबे के सिक्के मिले हैं। तो पहला जो राजा था कुजुल कटफिसेस या कुजुल कैटफिसेस, अलग अलग जगह आपको अलग अलग नाम लिखा हुआ मिलेगा। तो इसने भारत पे पहले भारत में प्रवेश किया और काबुल और कश्मीर पे अधिकार किया था। फिर हमें नाम मिलता है विम कटफिसेस।
कैडफिसेस प्रथम के बाद में उसका पुत्र विम कैडफिसेस या कैडफिसेस द्वितीय शासक बना, यानी विम कैडफिसेस का एक नाम हमें कैडफिसेस द्वितीय भी मिलता है। चीनी ग्रंथों के अनुसार विम ने तक्षशिला और पंजाब को विजित किया, इतने सोने और चांदी के सिक्के चलाए और इसने यूनानी और दूसरी ओर खरोष्टी लिपि में लेख मिलता है। मतलब इसने जो सोने और चांदी के सिक्के चलाए उसमें एक तरफ यूनानी में और दूसरी ओर खरोष्टी लिपि में लिखे हुए लेख मिलते हैं। इसने अपने सिक्कों पर महाराज, राजाधिराज, महेश्वर, सर्वलोकेश्वर ये उपाधियां धारण की थी। कुछ सिक्के जिस पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृतियां बनी हैं, उनसे ऐसा लगता है कि विम शैव मत का अनुयायी था और प्लिनी के अनुसार इसके समय भारत के रोम और चीन से व्यापारिक संबंध भी थे। तो इसके जो सिक्के मिले हैं उससे हमें विम कैडफिसेस के बारे में जानकारी मिलती है और इसके सिक्कों से ऐसा लगता है कि इसने शैव मत अपना लिया था और एक बड़ा राज्य स्थापित किया था। व्यापारिक संबंध भी थे इसके रोम और चीन के साथ में। फिर हमें नाम मिलता है कनिष्क। कनिष्क कुषाण शासकों में सबसे योग्य और महान शासक था। जैसे कि ये देखिए 2-3 राजा हैं, इनके बारे में तो आपको याद रखना ही है, जैसे कि मिनेंडर है ना, इंडो ग्रीक में मिनेंडर, फिर रुद्रदामन शक राजाओं में और कुषाणों में कनिष्क। इनसे संबंधित अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो इनसे जुड़े हुए तथ्यों को ज़रूर याद रखिएगा। तो कनिष्क जो है कुषाण शासकों में सबसे योग्य और महान शासक था। विम की मृत्यु के लगभग 2 दशक के बाद में कनिष्क शासक बना। कनिष्क और विम में क्या संबंध था, इसको लेकर विद्वानों में मतभेद है। इतनी पुख्ता जानकारी उस दौर की हमें नहीं है, तो कई बार इतिहासकारों में इस बात को लेकर विवाद रहता है। इवन कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि को लेकर भी विवाद है। फिर भी ऐसा मानते हैं कि 78 ईस्वी से लेकर 144 ईस्वी के बीच में किसी समय इसका राज्यारोहण हुआ था। पहले अभी तक माना जाता रहा कि कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ था और इसी वर्ष को शक संवत के आरंभ की तिथि भी माना जाता है कि शकों ने एक संवत चलाया था तो वो संवत की शुरुआत भी 78 ईस्वी से ही मानी जाती थी और ऐसा मानते थे कि कनिष्क का राज्यारोहण भी 78 ईस्वी में हुआ। लेकिन कुछ इतिहासकार हैं जो नवीन खोजों के आधार पर कनिष्क के शासनकाल का समय 127 से 150 ईस्वी तक का मानते हैं, तो इसको लेकर भी थोड़ा सा विवाद है। कई जगह पर आपको 78 ईस्वी मिलेगा और कई जगह पर मिलेगा कि नहीं 127 से 150 ईस्वी के बीच में शासनकाल इसका रहा था। कुषाणों ने भारत में बसकर यहाँ की संस्कृति को आत्मसात किया और कुषाण शासकों ने देवपुत्र की उपाधि भी धारण की। ये अभी हमने जितने भी ये मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण देखे हैं तो उन पर भारत की संस्कृति को उन्होंने अपना लिया था, बल्कि आगे चलकर तो ये भारत की संस्कृति में इस तरह से घुल मिल गए थे ये सब कि आप अलग नहीं कर सकते थे। इन्होंने भारतीय नाम धारण कर लिए, भारतीय राजाओं जैसी उपाधियाँ धारण की, भारतीय धर्म को अपना लिया। तो कुषाणों ने भी भारतीय धर्म और संस्कृति को आत्मसात कर लिया था। कनिष्क का अगर हम साम्राज्य विस्तार देखें तो कनिष्क के समय में कुषाण सत्ता अपने शिखर पर पहुंच गई थी। उसने अपने पूर्वजों से काफ़ी बड़ा साम्राज्य उत्तराधिकार में प्राप्त किया था और उसकी अपनी विजयों से उसने और भी विस्तृत किया उस साम्राज्य को। भारतीय क्षेत्रों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों पे भी उसने विजय प्राप्त की और कनिष्क की 2 राजधानियों के नाम मिलते हैं, पुरुषपुर और मथुरा, ये याद रखिएगा। पुरुषपुर अभी का जो पेशावर है, यानी जो पाकिस्तान में है पेशावर, वो पुरुषपुर, और मथुरा उत्तर प्रदेश वाला। तो इसने पुरुषपुर और मथुरा को अपनी राजधानी बनाया। चीनी स्रोतों में कनिष्क और पार्थिया के शासक के बीच युद्ध का वर्णन है कि पार्थिया का जो शासक है वो बैक्ट्रिया पे अधिकार करना चाहता था, क्योंकि व्यापारिक दृष्टिकोण से बैक्ट्रिया महत्वपूर्ण था और बैक्ट्रिया पर उस समय कुषाणों का अधिकार था। साथ ही एरियाना प्रदेश पर भी पार्थिया का अधिकार था और उस पर कुषाणों ने अधिकार कर लिया था। पहले जो था एरियाना एक क्षेत्र था पार्थिया का जिस पर कुषाणों ने अधिकार कर लिया था। तो पार्थिया का जो शासक था ना वो उस प्रदेश को भी वापस पाना चाहता था, यानी एक तो वो बैक्ट्रिया पे अधिकार करना ही चाहता था क्योंकि व्यापार की दृष्टि से बैक्ट्रिया बहुत महत्वपूर्ण था, साथ ही एरियाना का क्षेत्र भी वापस पाना चाहता था। तो कनिष्क और पार्थिया के राजा का युद्ध का वर्णन मिलता है, लेकिन इस युद्ध में कनिष्क ने विजय प्राप्त की थी। फिर कनिष्क के रोम से मित्रतापूर्ण संबंध थे। रोम की भी पार्थिया से शत्रुता थी और कनिष्क की भी थी, और रोम को चीन से व्यापार करने के लिए कुषाणों से मधुर संबंध स्थापित करने पड़े, और ये व्यापार होता था सिल्क रूट या रेशम मार्ग जिसे कहते हैं, जो महान रेशम मार्ग माना जाता है, जिससे प्राचीन इतिहास में इसका महत्वपूर्ण स्थान रहा है व्यापारिक के लिए। तो
वहाँ से व्यापार करते थे रोम, और ये कनिष्क के साम्राज्य से होकर जाता था, तो इससे इसके संबंध मधुर थे रोम के साथ। बौद्ध ग्रंथ एक है श्री धर्मपीटक निदान सूत्र, उसका चीनी अनुवाद है। उससे पता चलता है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके वहाँ के शासक को हराया था और वहाँ पे अधिकार किया। हरजाने के रूप में अश्वघोष जैसा प्रसिद्ध विद्वान, बुद्ध का भिक्षा पात्र और एक अनोखा कुक्कुट प्राप्त किया था। कोई पक्षी होगा कुक्कुट, वो प्राप्त किया था। अश्वघोष का जैसा प्रसिद्ध विद्वान और बुद्ध का भिक्षा पात्र, ये भी उसे प्राप्त हुआ था वहाँ पर आक्रमण करने में। फिर एक कनिष्क के बारे में पता चलता है कि चीन का हान वंश उस समय बहुत शक्तिशाली था और उसकी सीमाएं कनिष्क के साम्राज्य से मिलती थी। तो अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए कनिष्क ने चीनी राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव रखने के लिए दूत भेजा कि कनिष्क को चीन की तरफ से थोड़ा सा डर था, तो इसलिए उसने सोचा कि इनसे हम मित्रता कर लेते हैं, रिश्तेदारी कर लेते हैं। तो उसने चीनी राजकुमारी से विवाह करने के लिए प्रस्ताव भेजा, लेकिन वहाँ पर जो सेनापति था उसने चीनी सम्राट का अपमान समझा इसको, और चीनी सेनापति ने उस दूत को बंदी बना लिया। और फिर इसके बाद में चीनी सेनापति और कनिष्क के बीच में युद्ध हुआ। चीनी सेनापति था पांचाओ, उसके बीच और कनिष्क के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें पांचाओ ने कनिष्क को हरा दिया। फिर एक हमको व्हेनसोंग का वर्णन मिलता है कि कुछ समय पश्चात कनिष्क ने अपनी हार का बदला ले लिया, यानी उसने चीन को पराजित कर दिया। परंतु अनेक विद्वान इसको स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि व्हेनसोंग के अलावा किसी भी अन्य स्रोत से कनिष्क की इस विजय का उल्लेख नहीं मिलता है। इसलिए चीन शासक को हराया था चीनी शासक को कनिष्क ने, इसमें थोड़ा सा संदेह है। तिब्बती ग्रंथों में कनिष्क के साकेत पर आक्रमण और विजय का उल्लेख है। ऐसे ही राजतरंगिणी, जो कल्हण की प्रसिद्ध पुस्तक है राजतरंगिणी, उसमें कनिष्क की कश्मीर विजय का उल्लेख है और यहाँ पर कनिष्क ने कनिष्कपुर नामक एक नगर बसाया था, ये वर्णन मिलता है राजतरंगिणी में। अफगानिस्तान, गांधार, भारत का उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध और पंजाब कनिष्क के अधिकार में था। मध्य एशिया के यारकंद, काशगर, खोतान में भी कनिष्क के अधिकार में थे। आ जाने के बाद में साम्राज्य गंगा, सिंधु और ऑक्सस की घाटियों तक फैल गया। इस प्रकार कनिष्क का एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। पूर्व में बिहार से लेकर पश्चिम में खुरासान और उत्तर में खोतान से लेकर दक्षिण में कोंकण, इतना बड़ा साम्राज्य एक बहुत बड़ा उसने स्थापित कर लिया था। तो ये तो था उसका साम्राज्य विस्तार। अब हम देखते हैं कनिष्क की सांस्कृतिक उपलब्धियां। देखिए, कनिष्क को याद किया जाता है उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए, जैसे अशोक को याद किया जाता है ना। इतिहास में विजय तो बहुत सारे राजाओं ने प्राप्त की, लेकिन जैसे अशोक को उसके धम्म के लिए, उसके जो लोक कल्याणकारी राज्य बाद में उसने स्थापित किया उसके लिए याद किया जाता है, वैसे ही कनिष्क को भी उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए ज़्यादा याद किया जाता है। इतिहास में उसका स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले क्या, बौद्ध धर्म की उन्नति। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। उसने अशोक के समान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन और संरक्षण दिया, अनेक स्तूप और विहार बनवाए। बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए बौद्ध भिक्षुओं को मध्य एशिया, चीन, जापान भेजा। फिर दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी इसके समय की, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन। कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति एक उल्लेखनीय घटना थी कनिष्क के समय की, और इस समय तक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में बहुत विवाद हो गए थे। यानी महात्मा बुद्ध को गए हुए बहुत समय हो गया था और जो विद्वान थे उनके बीच में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को लेकर विवाद हो रहे थे, और बौद्ध धर्म का जो स्वरूप था वो थोड़ा अस्पष्ट हो गया था। तो इन विवादों को हल करने के लिए कनिष्क के समय में कुंडलवन में चतुर्थ संगीति का आयोजन हुआ, और इसका अध्यक्ष था वसुमित्र और उपाध्यक्ष था अशोक घोष। इस पर प्रश्न बनता है, याद रखिएगा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, कुंडलवन में। किस राजा के समय हुआ था, कनिष्क के समय में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन था, तो वसुमित्र था, उपाध्यक्ष अशोक घोष था। लगभग 500 बौद्ध विद्वान इसमें सम्मिलित हुए और ये संगीति 6 माह तक चलती रही। संगीति मतलब एक सभा, धर्म सभा समझ लीजिए, कि जहाँ पर धर्म से संबंधित सिद्धांतों की चर्चा हो रही है, उस पर निर्णय लिए जा रहे हैं, ये सब। तो ये 6 माह तक संगीति चली, जिसमें जो संपूर्ण बौद्ध साहित्य था उसकी सूक्ष्मता से जांच की गई। और जो इतिहासकार है तारानाथ, उन्होंने लिखा कि इस सभा ने बौद्धों के 18 वर्गों में चल रहे वाद विवाद को समाप्त कर दिया। इसके बाद में त्रिपिटकों पर टीकाएं लिखी गई और महाविभाष नामक ग्रंथ में संकलन किया गया, जिसे बौद्ध धर्म का विश्व कोश कहा जाता है।
ये इम्पोर्टेंट है कि जो त्रिपिटक है ना, जो बौद्ध ग्रंथ है, 3 पिटक जो है उन पर टीकाएं लिखी, यानी उनकी व्याख्या की गई और इनका संकलन हुआ महाविभाष नामक ग्रंथ में, जिसको बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। अच्छा, और इन टीकाओं को लिखकर ना ताम्रपत्र पे लिखकर उनको स्तूप मतलब संरक्षित भी किया गया था स्तूप के अंदर। तो बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? महाविभाष को। महाविभाष में क्या है? त्रिपिटकों पर लिखी हुई टीकाएं, इनका संकलन है। और इस संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया, हीनयान और महायान। इस पर भी प्रश्न बनता है कि कौन सी बौद्ध संगति के बाद में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बटा, हीनयान और महायान, कौन से राजा के समय? कनिष्क के समय। फिर हम देखते हैं महायान, जो नया एक संप्रदाय कहे, नया शाखा बनी, उसके बारे में। चतुर्थ बौद्ध संगीति का परिणाम था बौद्ध धर्म की महायान शाखा का उदय होना। बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म के जनसाधारण और विदेशों में प्रसार के लिए उसके नियम और सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देने की आवश्यकता समझी गई। यानी कोई भी जो धर्म है उसका एक आम जो जनता है, साधारण लोग हैं, उनको बहुत कठिन सिद्धांत समझ में नहीं आएंगे, आसान भाषा में करके समझाएंगे तो उससे वो प्रेरित होंगे। तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, जनता में प्रसार के लिए, विदेशों में प्रसार के लिए उसके नियम और सिद्धांतों को एक सरल रूप दिया गया, व्यवहारिक रूप दिया गया। और इसी के कारण क्या हुआ कि नागार्जुन ने इसके लिए बहुत प्रयास किए और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में परिवर्तन किए गए, जिससे मूर्ति पूजा, स्वर्ग और धार्मिक क्रियाएं, इन सबको स्वीकार कर लिया गया और बौद्ध धर्म की एक नई शाखा का जन्म हुआ जिसे महायान कहा गया और मूल बौद्ध धर्म को हीनयान कहा जाने लगा। यानी पहले क्या होता था, महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा नहीं होती थी, उनकी कुछ वस्तुओं की पूजा होती थी, जैसे उनके पद चिन्ह हो गए या उनके जो प्रतीक हैं, कमल का फूल और इस तरह की चीज़ों की पूजा होती थी। लेकिन महायान शाखा के बाद में उनकी मूर्ति पूजा होने लगी। उसके बाद बौद्ध धर्म का तेजी से विकास हुआ, क्योंकि जो महायान के सिद्धांत थे वो सरल थे और मूर्ति पूजा होने से लोकप्रियता भी बढ़ी बौद्ध धर्म की। हीनयान के अंतर्गत बुद्ध को महापुरुष समझा जाता था कि महान पुरुष है, लेकिन महायान में उन्हें ईश्वर का अवतार बताया गया और ईश्वर का रूप प्रदान कर दिया। तो कनिष्क के समय में महायान संप्रदाय का बहुत विकास हुआ। फिर एक कनिष्क के समय हम देखते हैं साहित्य की उन्नति। कनिष्क साहित्य और कला का भी आश्रयदाता था। इसके दरबार का सबसे महान साहित्यिक व्यक्ति था अश्वघोष, और अश्वघोष ने बुद्ध चरित, सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण और सूत्रालंकार की रचना की थी। इनकी रचनाओं की तुलना में जो महान साहित्यकार रहे हैं, मिल्टन, गेटे, कांट और वाल्टेयर, उनसे की गई है इनकी तुलना। बुद्ध चरित को बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहा जाता है। इसकी तुलना वाल्मीकि रामायण से की जाती है। जो अश्वघोष की प्रसिद्ध रचना है बुद्ध चरित, उसे बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहा जाता है। फिर शून्यवाद और सापेक्षवाद के प्रवर्तक नागार्जुन भी कनिष्क के दरबार में रहते थे। इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा गया है और इन्होंने माध्यमिका सूत्र नामक पुस्तक लिखी थी। नागार्जुन की जो माध्यमिका सूत्र है उसी में उन्होंने सापेक्षतावाद का सिद्धांत दिया है, जो बाद में आइंस्टीन ने दिया था। नागार्जुन दार्शनिक भी थे। वसुमित्र ने चौथी बौद्ध संगीति में महाविभाष सूत्र की रचना की। अभी हमने देखा था कि जो बौद्ध धर्म की टीकाएं हैं उनका संकलन किसमें किया गया था? महाविभाष में, जो कि बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। तो उसकी जो रचना है वो की थी वसुमित्र ने। कनिष्क के दरबार में आयुर्वेद के जन्मदाता और चरक संहिता के रचनाकार चरक भी रहते थे। तो इतने जो महान महान लोग थे वो कनिष्क ने उनको आश्रय दिया था, उसके दरबार में रहते थे। अब हम देखते हैं कनिष्क के द्वारा किए गए निर्माण कार्य। तो कनिष्क ने तक्षशिला और कश्मीर में नए नगर बसाए। पुरुषपुर, तक्षशिला, मथुरा, इन नगरों का सौंदर्यीकरण करवाया। अनेक स्तूपों और विहारों का भी निर्माण करवाया। जो उसकी राजधानी थी पुरुषपुर, उसमें एक 400 फुट ऊंची और 13 मंजिलों की एक मीनार बनवाई। इसके ऊपर लोहे का बड़ा छत्र बनवाया और इसी के पास एक बौद्ध विहार का निर्माण भी करवाया था। तो काफ़ी निर्माण कार्य भी करवाया उसने। जो नगर थे उनका सौंदर्यीकरण भी करवाया, उनका विकास किया। फिर कनिष्क के समय में अगर व्यापारिक उन्नति को देखें तो कनिष्क के साम्राज्य में बैक्ट्रिया जैसे प्रदेश सम्मिलित थे, जो कि व्यापार के प्रमुख केंद्र थे और प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर स्थित थे।
तो कनिष्क के शासनकाल में भारत के व्यापार की बहुत उन्नति हुई। रोम से भी व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। भारत से वस्त्र, आभूषण, प्रसाधन सामग्री ये सब निर्यात की जाती थी और उसके बदले में भारत को सोना मिलता था। तो भारत की बहुत व्यापारिक उन्नति हुई कनिष्क के समय में। अब अगर हम देखें कला का विकास, कनिष्क के शासनकाल में भारत ने कला के क्षेत्र में भी उन्नति की। इस समय मूर्ति कला की एक नई शैली का जन्म हुआ जिसमें महात्मा बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया। महायान संप्रदाय के उदय के बाद में बड़ी संख्या में महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाने लगी और इन मूर्तियों का निर्माण मुख्यतः गांधार प्रदेश में हुआ। इस कारण इसका नाम पड़ा गांधार कला। ये हम पढ़ चुके हैं पहले गांधार कला के अंतर्गत। तो इस कला में यूनानी तकनीक का प्रयोग किया गया है, इसलिए इस कला को इंडो ग्रीक या ग्रीको बुद्धिस्ट कला भी कहते हैं। तो गांधार कला का विकास भी किसके समय में हुआ? कनिष्क के समय में हुआ। कनिष्क की मुद्राओं पर यूनानी, ईरानी और हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां उत्कीर्ण मिलती है। कनिष्क के तांबे के सिक्कों पर उसे बलि वेदी पर बलिदान करते हुए दर्शाया गया है। उसके सोने के सिक्के रोम के सिक्कों से काफ़ी मिलते थे। तो बहुत सारे सोने के सिक्के भी चलाए कनिष्क ने। तो अब अगर हम मूल्यांकन देखें कनिष्क का, तो कनिष्क प्राचीन भारत के महान शासकों में से एक है। वह एक कुशल योद्धा, सेनापति और वीर शासक था। उसने अपनी शक्ति से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जिसकी सीमाएं सारनाथ से मध्य एशिया तक फैली हुई थी। कनिष्क एक कुशल प्रशासक भी था। उसने अपने साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में बांटकर कुशल प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की थी। इसके समय भारतीय सभ्यता का भारत के बाहर भी प्रचार प्रसार हुआ और कनिष्क विजेता होने के साथ साथ विद्वानों का आश्रयदाता भी था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था पर अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु था। जैसे उसके सिक्के मिले हैं तो जिस पर अलग अलग धर्मों के देवी देवताओं के चित्र भी उत्कीर्ण है, उससे पता चलता है कि वो धर्म सहिष्णु शासक भी था। तो इस तरह से एक भारत के इतिहास का, चाहे वो विदेशी शासक वंश का शासक था, लेकिन वो भारत के इतिहास में उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है और प्राचीन भारत के महान शासकों में से एक शासक माना जाता है कनिष्क। तो ये जो मौर्योत्तर काल में विदेशी थे उनके बारे में हमने आज पढ़ा। तो अब हम देख लेते हैं कनिष्क के जो उत्तराधिकारी थे उनका। तो योग्य उत्तराधिकारी न होने के कारण कनिष्क की मृत्यु के बाद में कुषाण साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। अब कोई उल्लेखनीय कुछ नहीं है इसके बारे में, बस वैसे ही थोड़ी जानकारी के लिए पढ़ लीजिए कि कनिष्क के बाद में वशिष्ठ गद्दी पर बैठा। उसके बाद में हुविष्क शासक बना। इसने करीब 30 वर्षों तक शासन किया। इसके बाद वासुदेव शासक बना। यह एक निर्बल शासक था और इसकी मृत्यु के बाद में कुषाण साम्राज्य की अवनति तेजी से हुई और शीघ्र ही कुषाण साम्राज्य का पतन हो गया। तो ये था आपका मौर्योत्तर काल पर विदेशी आक्रमण। इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।